डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के द्वारा उनके बलिदान को 60 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित देश के मूर्धन्य राजनेता माननीय जसवंत सिंह जी, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अनेक प्रकार के काम किए, ऐसे जनरल सिन्हा जी, अजीत डोभाल जी, इस फाउंडेशन के पदाधिकारीगण व उपस्थित सुधीजन, मंच पर भी और सभागार में भी विभिन्न विषयों के विद्वान बैठे, अनुभवी बैठे, तज्ञ लोग बैठे और जैसी चर्चा हुई कि वो अपने अपने क्षेत्र में कर्तृत्व के भी धनी है। उन्होंने अनेक नई जानकारियां दी हैं, अपने उद्बोधन से हमको प्रेरित और प्रोत्साहित भी किया है। आखिर में माननीय जसवंत सिंह जी का उद्बोधन भी इन सब विषयों पर निश्चित रूप से हमको दिशा भी देगा और संकल्पित होने का एक कारण भी बनेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ बातें यह कही गई है, जो कि ट्रस्ट की ओर से किसी को बोलना चाहिए, इस नाते से मुझे बोलने का आग्रह हुआ। विस्तार से जसवंत सिंह जी हमारे बीच में विषय रखें, इससे मैं संक्षेप में ही अपनी बातें रखूंगा। डॉक्टर मुखर्जी आजादी के पश्चात के उन राजनेताओं में हैं जिनको इस रूप में स्मरण किया जा सकता है कि देश की एकता अखंडता के लिए आजादी के पश्चात पहला बलिदान जिस राजनेता का हुआ, जिस राष्ट्र नेता का हुआ, उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फाउंडेशन उनके विचारों को आगे बढ़ाने, उनके विचारों को स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है। उसी में से आज का भी एक कार्यक्रम है। आज एक बहुत सामयिक विषय पर चर्चा यहां हो रही है। कभी कभी पूरी दुनिया का इतिहास समझने के पश्चात, पढ़ने के पश्चात, विद्वान लोगों से सुनने के पश्चात ऐसा ध्यान में नहीं आता कि किसी राष्ट्र को अपनी पहचान के बारे में संभ्रम हो, किसी राष्ट्र को इसके बारे में संभ्रम हो कि मेरे राष्ट्र के सामने चुनौतियां और खतरे कौन से हैं, कौन खतरों का कारण हो सकता है। और शायद ही कोई राष्ट्र होगा जिसके नागरिकों को, जिसके नेतृत्वकर्ताओं को उस राष्ट्र का लक्ष्य क्या है इसकी स्पष्टता न हो। लेकिन कभी कभी दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि विशेष रूप से आजादी के पश्चात भारत की पहचान पर ही संभ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। हम जानेंगे ही नहीं हम क्या हैं, तो हमको कौन मार रहा है, हमको मारने के लिए कौन आ रहा है, हमको जो मारने के लिए आ रहा है उनकी सहायता कौन कर रहा है, अंदर क्या खतरे हैं, बाहर क्या खतरे हैं, इसको पहचानना भी हमारे लिए कठिन होगा। जब हम अपने को पहचानते, अपनी ताकत को पहचानते, तो सामने आने वाले खतरे और उन सबको भी हमारे लिए पहचानना संभव है। हम अपने बारे में ही संभ्रम में रहेंगे तो कैसा चलेगा। और इसलिए जब हम अपनी ताकत को भी नहीं पहचानते तो हमारा लक्ष्य क्या है, इसके बारे में भी हमारे मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और भाजपा के किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक को मैं कोट करूं तो शायद कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि एक तरफा बात हो जाएगी। मैंने एक जगह पढ़ा कि इंदिरा जी ने 15 अगस्त के लाल किले से भाषण देते समय एक शब्द प्रयोग किया था कि भारत प्राचीन राष्ट्र है। तो हमको ये समझने की आवश्यकता पड़ेगी ना, प्राचीन राष्ट्र है, कितना प्राचीन राष्ट्र है। क्या 200 साल पुराना राष्ट्र है? क्या 1947 के बाद का राष्ट्र है? क्या 1857 के बाद का राष्ट्र है? क्या 500,000 वर्ष पुराना राष्ट्र है? अरे लोग ये मानते हैं कि दुनिया का प्रथम राष्ट्र है।
अरबों वर्ष पुराना राष्ट्र है। जब ये राष्ट्र प्राचीन है, एक बार ये स्थापित हो जाए कि दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र है, तो मुझे लगता है कि ना तो यहाँ की संस्कृति के बारे में संभ्रम रहेगा, ना यहाँ की सभ्यता परंपराओं के बारे में संभ्रम रहेगा, ना यहाँ की राष्ट्रीयता के बारे में संभ्रम रहेगा, और ना फिर किन्हीं खतरों के बारे में संभ्रम रहेगा। फिर हम समझ सकते हैं कि प्राचीनतम राष्ट्र है तो यहाँ के महापुरुष कौन है, यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, इसको समझने में हमको देर नहीं लगेगी। जब हम कुछ कालखंड का राष्ट्र इसको मानते हैं तो हम बहुत सारी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। पुरानी कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो उस कालखंड में अच्छी रही हो, आज कालांतर में न रही हो, लेकिन अनेक श्रेष्ठ परंपराओं के आधार पर ये राष्ट्र और इसकी संस्कृति आगे बढ़ी। मित्रों, कभी कभी जब हम एक जन और एक राष्ट्र की बात करते हैं तो इस परिभाषा को लोग दुनिया के देशों में जो बोला गया इस अर्थ में समझते हैं, और हमको भी उस अर्थ में समझने की कोशिश करते हैं। ये एक जन एक राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा भी है। इसे एक जन एक संस्कृति एक राष्ट्र की चर्चा मात्र भौगोलिक नहीं है, ये सांस्कृतिक है। या नदी, पर्यावरण, प्रकृति के साथ साथ परिवार, मानवीय मूल्य, मानवीय संबंध, इन जैसों को लेकर एक जैसी सोच बनी है। आज उत्तराखंड में आपदा आई, क्या गंगा के बारे में केरल के आदमी की सोच अलग है, उत्तराखंड के आदमी की सोच अलग है, जम्मू कश्मीर के आदमी की सोच अलग है? क्या गंगा के बारे में विभिन्न मत पंथ के लोगों की सोच अलग है? सबकी सोच एक जैसी है। या स्वागत करने के तरीके या लोगों की ओर देखने का दृष्टिकोण, ये सबका एक है। मेरे पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने इस विषय पर एक प्रकाश डाला, इसलिए मैं उसको विस्तार में आपको नहीं ले जाना चाहता। एक जैसी सोच के आधार पर एक जैसी संस्कृतियां विकसित हुई। इसके अनेकों उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में फैले पड़े। मैं केरल में गया, एक कार्यकर्ता के घर गया, तो मैंने देखा कि तुलसी का पेड़ कार्यकर्ता के घर है। तो केरल में भी तुलसी की पूजा है और दिल्ली में भी तुलसी की पूजा है। अतिथि सत्कार ये हिंदू में भी वैसा ही है, मुसलमान में भी वैसा ही है, बाकी सब में भी वैसा ही है। ये देश में रहने वालों की एक हजारों साल से एक संस्कृति, लाखों साल से एक विकसित हुई है। इसलिए रहने वाला व्यक्ति एक जन एक संस्कृति एक राष्ट्र के आधार पर ही इस राष्ट्र की पहचान को सुरक्षित रखा जा सकता है। मित्रों, यहाँ सुरक्षा की चर्चा हुई, राष्ट्र के अस्तित्व, अस्मिता, उसकी सुरक्षा, कुल मिलाकर राष्ट्र की सुरक्षा। सुरक्षा का संबंध केवल भौगोलिक नहीं है। जनरल सिन्हा साहब ने बहुत विस्तार से हमको अनेक विषयों की चर्चा की और जानकारी दी। सीमाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है देश के स्वाभिमान और सम्मान की सुरक्षा। देश के सम्मान को कहाँ चोट लग रही है, देश के स्वाभिमान को कहाँ चोट लग रही है, इन सबको भी देखने की आवश्यकता होगी। एक एक शीर्षक पर एक एक भाषण विद्वान लोगों का हो सकता है। मैं तो केवल कुछ शीर्षक आपके सामने दे रहा हूं। भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, वो सुरक्षा नहीं हुई तो काम नहीं चलेगा। शत्रु घर के आंगन तक आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर की बहुत सारी सुरक्षा है। आंतरिक सुरक्षा का संबंध केवल नक्सल, माओवाद और इन सबसे ही नहीं है। सामाजिक सुरक्षा, आज एक आश्चर्य होता है, अपने अपने निहित स्वार्थों के कारण पूरे देश को जाति, वर्ग, मत, पंथ, प्रांत में बांटने का प्रयास हो रहा है। अभी चर्चा हुई, डोभाल जी ने भी उसकी चर्चा की। यहां जोड़ने वाले लोग कम दिखते हैं, तोड़ने वाले लोग ज्यादा दिखते हैं। यदि तोड़ने वाले लोग ज्यादा रहेंगे तो राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहेगा, इसकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और जन कैसे सुरक्षित रहेगा? कहीं ना कहीं हमको जोड़ने वाली प्रवृत्ति, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो। आज भेद बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं, घटाने के नहीं हो रहे। परिवार की सुरक्षा, आम जन की सुरक्षा, माता बहनों की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, खेती और किसान की सुरक्षा, बाजार की सुरक्षा, शिक्षा की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा, इतिहास की सुरक्षा। एक नया खतरा उत्पन्न हुआ है, विशेषकर जो युवा वर्ग, जो नेट से भी है, साइबर सुरक्षा। आज जो कुछ हम मोबाइल पर बोल रहे हैं, जो कुछ हम ईमेल पर भेज रहे हैं, वो यहाँ नहीं, वो दुनिया के कई देशों में वो सब उनके पास है। आप चाहे परिवार की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, चाहे कोई रणनीति की बात कर रहे हैं, वो सभी डेटा उनके पास है। साइबर सुरक्षा, नेट का एक बड़ा सदुपयोग है, लेकिन साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न हो गया।
मित्रों, इन सब बातों की चर्चा बहुत अधिक भी की जा सकती है। मैंने कहा कि इसमें एक एक शीर्षक ऐसा है जिस पर एक एक सेमिनार हो सकती है, इसलिए मैं उनकी अधिक चर्चा व्यापकता के आधार पर आप सबसे विस्तार से नहीं करना। हमको कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा कि आखिर इस राष्ट्र का लक्ष्य क्या है, इस राष्ट्र में रहने वाले जो जन है उनका लक्ष्य क्या है। क्या इस राष्ट्र को हम सराय बनने दें? क्या इस राष्ट्र को विश्राम स्थल बनने दें? क्या इस राष्ट्र को धर्मशाला बनने दें? कोई भी आएगा रुकेगा तो मालूम नहीं, ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर में लिख जाएगा, थोड़ा बहुत उसका रेंट दे जाएगा और चला जाएगा। वो धर्मशाला में क्या करता है क्या नहीं करता, सराय में क्या करता है क्या नहीं करता, इससे लेना देना नहीं। तब तो कोई भी आएगा, कोई भी घुसेगा, कोई भी कुछ भी करेगा, और यही हो भी रहा है। जितनी आतंकवाद की घटनाएं होती हैं आप देखते हैं, वो यहीं आकर रुकते हैं। कोई एकदम कोई पाकिस्तान से आकर यहाँ अटैक नहीं कर देते, या महीनों रुकते हैं, रेकी करते हैं, कहीं ना कहीं अनेक अपने मिलने जुलने परिवारों में रुकते हैं। तो इन सब विषयों की भी चर्चा चिंता जिन जिन को भी करने की आवश्यकता है उनको करने की आवश्यकता अवश्य है। मित्रों, मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि हम सभी का दायित्व है, एक सूत्र हम अपने मन में पकड़ कर रखें कि हमको राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्पित होना है। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है। राष्ट्र जब प्रथम आता है तो जाति, वर्ग, मजहब, ये सब चीजें थोड़ा पीछे छूट जाती है। और मैं यहाँ ये भी उल्लेखित करना आवश्यक समझता हूँ, जब कभी कभी हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा रक्षा की बात करते हैं तो कुछ लोग इसमें भी समुचितता देखते हैं। वो कहते हैं आप दुनिया और मानवता की सुरक्षा की बात करिए ना, आप केवल राष्ट्र की सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? हम जानबूझकर इस राष्ट्र की सुरक्षा की बात करते हैं क्योंकि ये प्राचीनतम राष्ट्र है, और इस राष्ट्र पर ऐसा लगता है कि ईश्वर ने एक दायित्व डाला है कि आपको दुनिया की सुरक्षा करनी है, और जिनको दुनिया की सुरक्षा करनी है, जिनके पास बाकी सबकी सुरक्षा का दायित्व है, उनको स्वयं सुरक्षित रहना, सशक्त रहना, समर्थ रहना यह आवश्यक है। कारण है उसका, क्योंकि हमने यहाँ की संस्कृति में ये हमने बोला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो सभी निरोग। विभिन्न मत पंथों में अलग अलग ढंग से बोला गया होगा, लेकिन प्राचीन काल से घुट्टी में अपनाया जा रहा है। आप में से कई लोग गांवों में रहने वाले होंगे जिनका बचपन गांवों में बीता होगा। गांवों में कोई कथा कीर्तन होता है, विद्वान नारे लगवाते, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आखिर के दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। मेरे देश की अनपढ़ बूढ़ी माँ भी घुट्टी में बच्चों को पिलाती है प्राणियों में सद्भाव की बात और विश्व के कल्याण की बात। जिस देश में से विश्व के कल्याण की बात निकलती है, जिस देश में से प्राणियों में सद्भाव की बात निकलती है, जिस देश में से प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा की बात निकलती है, उस राष्ट्र को सुरक्षित रहना आवश्यक है। क्योंकि वो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो दुनिया को सुरक्षित रखने और दुनिया को संरक्षित रखने का संदेश अपने यहां से प्रसारित कर सकता है। दुनिया इसको बाजार बनाना चाहती है, हमारी इच्छा है दुनिया बाजार न बने, दुनिया को हम बाजार संस्कृति से निकालकर मानवीय मूल्यों की तरफ बढ़ा सके। यह एक बड़ा दायित्व भारत को निर्वाह करना है, भारत की जनता को निर्वाह करना है, भारत की संस्कृति को निर्वाह करना है। और इसलिए राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय नजरिए से इन सब चीजों को यदि देश में देखना शुरू किया तो मुझे विश्वास है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान निश्चित रूप से सार्थक होगा। और उन्होंने जो विचार दिए हैं उन विचारों की तरफ हम आप जैसे लोग जो उनके विचारों को आगे बढ़ाने के काम में लगे, इस देश को उस दिशा में चलाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। संग में एक गीत मैंने सुना है, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा। पूरा देश यदि राष्ट्रभक्ति की भावना लेकर खड़ा हो जाए, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। एकमात्र सूत्र है राष्ट्र की रक्षा का, वो सूत्र है राष्ट्रभक्ति। और ये राष्ट्र रक्षित होगा तो मुझे विश्वास है दुनिया रक्षित और संरक्षित होगी। एक बड़ा दायित्व भारत पर, भारत की जनता पर, भारत की संस्कृति पर है, उसको निभाने के लिए हम आगे बढ़े। यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की सार्थकता है और उनका सही मायने में स्मरण है। बहुत बहुत धन्यवाद।